हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल टीच मंत्रा में सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए सबका थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा। और आज मैं आपके लिए लाइफ स्किल की फर्स्ट क्लास, वो प्रीवियस क्लास जो थी उसमें हमने PYQ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस किया था कि प्रीवियस ईयर में सुपर टेट के एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आए थे उन पे हमने डिस्कशन किया था। तो आज मैं आपके लिए थ्योरी क्लास लाया हूँ, जो वैसे तो फर्स्ट क्लास ही कहेंगे, जिसमें हम आप लाइफ स्किल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सेशन को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ पूरा थ्योरी वाइज एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करके आपको एक बेहतर तैयारी की तरफ ले जाएंगे, जिससे आप सुपर टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि लाइफ स्किल क्या है, जीवन कौशल क्या है, इसका हमारी लाइफ में क्या महत्व, और चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और उन कीवर्ड्स को भी समझेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में प्रॉपर हमें ऑप्शन में मिलेंगे, जिनसे हम उस क्वेश्चन को समझ के, उन ऑप्शंस को समझ के एक आइडिया या फिर उस समझ के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन को, सही सवाल को सही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे लाइफ स्किल। व्हाट इज लाइफ स्किल? सो बेसिकली अगर देखा जाए, लाइफ स्किल जीवन जीने का वो तरीका जिससे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस रिलीज, हमारी लाइफ में इतनी भाग दौड़ भरी जो लाइफ है उसमें काफ़ी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लाइफ में जो समस्याएं आती हैं उनका ठीक तरीके से फिर उनको फेस नहीं कर पाते हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम एक डिप्रेशन की स्टेज में धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ तो इफेक्ट होती ही है, और हमसे जो आसपास के जुड़े लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, फैमिली में जो मेंबर्स हैं, उन लोगों की लाइफ भी हमारी वजह से इफेक्ट होती है। तो मेनली लाइफ स्किल इज ए की टू इम्प्रूव योर लाइफ विथ द एक्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग विद क्रिटिकल थिंकिंग इन लाइफ। मतलब जीवन कौशल एक वो युक्ति, वो तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से एक उच्च जीवन की तरफ ले जा सकते हैं। ये तो एक बेसिक इसका एक्सेप्ट है जो डेफिनेशन के तौर पे आप ले सकते हैं। तो डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट एज अ ऑप्शन आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली किया जा सकता है कि जीवन कौशल, सॉरी, हाँ, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जीवन कौशल क्या है। इंग्लिश, व्हाट इज लाइफ स्किल? सो ABCD चार ऑप्शन आपके हो सकते हैं। जीवन को बेहतर बनाना या बनाने की युक्ति, एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका। बाकी मैं वो चारों ऑप्शन इसमें सही या गलत से नहीं लिख रहा हूँ, मैं चारों ऑप्शन वही लिखूंगा जो इसकी डेफिनेशन में आपको ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में अगर कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगा तो वो सही हो जाएगा। मैं गलत या सही आपसे कोई क्वेश्चन के तौर पे नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन को ही देख के मैं उस चीज़ को लिखूंगा। गुड कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण,
जीवन में समस्याओं से लड़ने की युक्ति। जीवन को समझ के साथ जीना। So, live life with understanding and problems of life face with difficulties and everything। जीवन में समस्याओं से लड़ने की युक्ति। 4 ऑप्शन बेसिकली आपके ये हो सकते हैं, जो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो वो आपका इन चारों ऑप्शन में अगर कुछ कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। तो आपका डेफिनेशन के हिसाब से ये यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अगर नहीं भी बनाना चाहें तो एज अ PDF आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीच मंत्रा 2022। इसको आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसका PDF जो हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी में आपको चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स को दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जो जीवन कौशल का था मैंने बैकग्राउंड आपको वो बता दिया है। अब बात करते हैं कि WHO ने WHO ने 10 जीवन कौशल बताए हैं जो इन्होंने 1999 में जारी किए थे। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। कोविड के वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ। जो लोग नहीं भी जानते थे WHO के बारे में, एक एक इंसान दुनिया का इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है। कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट है जो आपका UNO के अंडर में आता है। UNO जो भी वो भी एक सरकारी संस्था ना होके एक प्राइवेट है, जो मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं। अमेरिका है आपका, रसिया है, चाइना है। इन कंट्रियों ने मिलके एक अपना संस्थान बनाया जिसको UNO नाम दिया गया। उसके अंडर में WHO है, यूनिसेफ है, WTO, WLO, काफ़ी संस्थाएं आती हैं जो वर्ल्ड को मतलब विश्व को एकत्र करके रखना, विश्व में हो रही चीज़ों को देख के, क्लाइमेट के बारे में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, हेल्थ के बारे में और जीवन को बेहतर बनाने की तरफ ये सारी संस्थाएं अग्रसर रहती हैं। तो WHO उसी में से एक संस्था है जिसने लाइफ जीवन को बेहतर बनाने के लिए 10 ऐसी चीज़ें बताई जिससे कि मानव मनुष्य अपनी लाइफ को एक उच्च जीवन की तरफ, एक उच्च लाइफ स्टाइल की तरफ ले जा सकता है। तो हम आप आज उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। एक एक 10 बताई हैं जो उनको मैं एक एक तरीके से डेफिनेशन के तौर पे आपको PPT में बताता चलूँगा और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी PDF आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं जो फर्स्ट लाइफ स्किल बताई है WHO ने, वो है समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इसमें डेफिनेशन में देखा जाए, जो डेफिनेशन मैंने ये बुक से और बाकी जहाँ जहाँ से जो हो सकता था मैंने एकत्र करके बनाया है, मतलब कलेक्ट किया है। सो उसको आप डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी अपनी भाषा में भी लिखना चाहें अपनी खुद की डेफिनेशन, वो भी लिख सकते हैं। बट आपको जो कीवर्ड है मैं वो बताता जाऊँगा, तो उन पे आपको ज़्यादा फोकस करके ध्यान देना है। सो व्यक्ति को समस्या समाधान के चरणों को जानना चाहिए। समस्या समाधान के
चरणों को जानना चाहिए। अर्थात समस्या की प्रकृति को जो समझना, इसकी शुरुआत, समस्या को बढ़ाने वाली कारक, विभिन्न समाधान और सर्वोत्तम का चयन करना चाहिए या कैसे करें, सर्वोत्तम चयन कैसे करें या करना चाहिए। सॉरी, करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को क्लास स्लो लगे। स्लो का मतलब ये नहीं है कि मैं तेजी के साथ चीज़ों को डिफाइन भी ना करूं और सिर्फ बढ़ता जाऊं, बट यहाँ थ्योरी क्लास है तो थ्योरी वाइज ही चलेगी। और जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक के इसी चैप्टर के बाद में, जब थ्योरी की सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसमें हम आपसे थोड़ा तेजी के साथ क्लासेस सॉल्व कर मतलब क्लासेस लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट अभी अगर थ्योरी क्लास है तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देख के पढ़ना है। तो व्यक्ति को समस्या समाधान के चरणों को जानना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है, इफ कोई प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम में हम लोग फेस करते हैं, जैसे यूपी टेट का ही एग्जाम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब बच्चा प्रॉब्लम में आता है कि उसको सिलेबस कहाँ से पढ़ना, क्या है सिलेबस, किस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए, किन बुक्स को फॉलो करे कि वो इस एग्जाम में बेहतर अंक 100% रेशियो अपना दे पाए और 80 to 90% का स्कोर भी वो कर पाए। तो ये प्रॉब्लम है, ये यूपी टेट आपका प्रॉब्लम हो गया। इसके चरण में अगर आप डिवाइड करने के, इसमें बोला गया है चरणों को जानना चाहिए। तो पहला चरण सिलेबस, कोचिंग, बुक्स, इसको डिवाइड करके दिया गया। पहले बच्चे ने समस्या को समझा कि यूपी टेट में एग्जाम मुझे देना है, तो उसने नेचर क्या है कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जाम का, तो उसके लिए बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को फॉलो किया, देखा, उसने उस चीज को, नेचर को समझा एग्जाम के। देन उसने क्या किया, सिलेबस को देखा, कोचिंग के बारे में पता किया, बुक्स कौन कौन सी उसको फॉलो करनी चाहिए, बुक्स के बारे में उसने पता किया। अब ये सब चीज़ों को देखने के बाद उसने एक सर्वोत्तम चयन किया कि मुझे टीज मंत्रा चैनल में एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ से मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ, या और भी कोई कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन या खुद से स्वयं सेल्फ स्टडी करके वो बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम का ये पूरा प्रोसेस है, उसको समझने के हिसाब से उस बच्चे ने डिसीजन लिया, उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को सॉल्यूशन किया। तो पहला जो हमारा लाइफ स्किल है, इससे हमारी लाइफ बेहतर बनेगी। और यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम जैसी प्रॉब्लम है, बाकी लाइफ में कई तरीके की प्रॉब्लम आएंगी जिनको आपको फेस करना है, उनसे लड़ना है। तो उनको, उस प्रॉब्लम को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और उसको, उसके नेचर को समझना है कि प्रॉब्लम क्रिएट कैसी है और उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसको, उसमें जो बेहतर सॉल्यूशन लगेगा, एक सॉल्यूशन हो सकता है, 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें से जो बेहतर सॉल्यूशन लगेगा, जो सबके लिए अप्रोप्रिएट होगा, उसको उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे। अब यही चीज सेम प्री स्कूल के बच्चे के सामने भी आएगी। तो जब किसी बच्चे के सामने आएंगी तो वो आपके सामने वो प्रॉब्लम लेके आएगा। वो बच्चा आपके पास आएगा, आप टीचर हैं, आपको पढ़ाना है उसको, आपको समझाना है, तो वो आपके सामने आएगा, आपसे पूछेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको जब ये सारी प्रोसेस उसको समझाएंगे कि बेटा ऐसे ऐसे चीज़ को सॉल्व करना है, ऐसे आपको प्रॉब्लम को डिवाइड करके चीज़ों को समझना है, ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है, तो वो बच्चा आगे, उसके अगर कोई टफ प्रॉब्लम भी आएंगी, बड़ी समस्या आएंगी, तो उनको भी वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके उनसे उनको फेस कर पाएगा। तो ये आपको हो गया, क्लियर हो गया होगा। बाकी अब चलते हैं अगले उस पे। देन हमारा आता है निर्णय लेना, मीन्स डिसीजन मेकिंग। एक दूसरे से कनेक्ट करके चलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद मतलब समस्या का पता लगा, डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग क्या है, निर्णय लेना क्या है। निर्णय लेने से पहले किसी को पेशेवरों और विपक्षों की हानि और लाभ शामिल जोखिम को सूचीबद्ध करना होगा। उपयुक्त
लोगों से परामर्श करने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। इफ यूपी टेट के एग्जाम का हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जो बच्चा था उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसने प्रॉब्लम उसके सामने है, उसको डिसीजन लेने में अब दिक्कत हो रही है कि वो टीच मंत्रा चैनल में एडमिशन लेगा या वो लेट्स लर्न में एडमिशन लेगा या वो सेल्फ स्टडी करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर उसके सामने काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसको से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको अब उस प्रॉब्लम के हिसाब से डिसीजन लेना है। उसने सारी चीज़ों को देखा कि हो सकता है मुझे, अगर मैंने कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया सेल्फ स्टडी से, मैं हो सकता है एग्ज़ाम पास ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे लिखा है कि पेशेवरों और विपक्षों, हानि और लाभ, शामिल जोखिमों को सूचीबद्ध उसने कर लिया है बच्चे ने। अब वो किसी अपने सीनियर सीनियर जो यूपी टेट का एग्जाम पास कर चुका है, उससे वो जाके बात करता है, बात करेगा, उससे पूछेगा कि मैं एडमिशन, आपने यहाँ कोचिंग की है, यहाँ यहाँ कोचिंग किया, आपने सेल्फ स्टडी की है, तीनों चीज़ें उससे पूछेगा। और तब उसके जो सजेशन देगा उस बच्चे को कि अब आप जाके एडमिशन लें कि ना लें, तो उस हिसाब से उस सजेशन जो उसको दिए जाएंगे उनके हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा कि मैं उन भैया से मिला, उन्होंने मुझे ये बताया है, वो यूपी टेट का एग्ज़ाम पहले से पास कर चुके हैं। अब मुझे उनके जो उन्होंने मुझे सॉल्यूशंस बताए कि कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को देख के वो अपना एक डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा कि अब मैं एडमिशन लूँ या सेल्फ स्टडी करूँ। तो यही चीज़ सेम प्री स्कूल के बच्चे के सामने भी आएगी कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, उसके सामने दो चीज़ें एक जैसी हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं ये चीज़ चूज करूं या चीज़ चूज करूं, ए और बी में से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं ये चूज करूं या बी चूज करूं। तो उसको आपने सहायता की, उसका निर्देशन किया, उसको परामर्श दिया, उस बच्चे को समझाया, उस बच्चे को बताया कि ये चीज़ें इस तरीके से करोगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ इस तरीके से करोगे तो ऐसा होगा, तो उसके लिए थोड़ा आसानी होगी निर्णय लेने में कि मैं कौन सी चीज़ को चूज करूँ। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैंने कोशिश की है पूरा डिफाइन करने की, बाकी अगर आपको कोई डाउट या कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करते, बाकी अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ आप कमेंट अपना छोड़ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में व्हाट्सअप नंबर पे दे दूंगा, पर्सनली आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे अपना क्वेश्चन, अपना डाउट भेज सकते हैं। तो चलते हैं अगले उस पे, क्या है, रचनात्मक सोच। सो ये रचनात्मक सोच का क्या मतलब है? रचनात्मक सोच है मतलब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिएटिव थिंकिंग। सो व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? एक अभिनव रचनात्मक होना चाहिए, नए विचारों और तरीकों का पता लगाए। सो क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग जो डायरेक्टली आता है कि आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी चीज़ सेल्फ स्टडी है या स्टडी में है या किसी भी फील्ड में है, तो आपकी जो थिंकिंग लेवल है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए और नए न्यू आइडियाज़ का आपको अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आपको नए आइडियाज़ को शामिल करना होगा, नए तरीकों का पता लगाना होगा कि मैं अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम है, इसी का एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो मैं ऐसा क्या नया करूं, ऐसा क्या क्रिएटिव करूं कि इस एग्ज़ाम में मैं बेहतर कर सकता हूं, बाकी लोगों से बेहतर कर सकता हूं। पहले तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई, फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने एक लोगों से पूछा अभी मैं क्या कर सकता हूं। अब मुझे उन सबसे पूछने उतनी नॉलेज के बाद मुझे खुद में लग रहा है कि मैं ऐसा क्या क्रिएटिव करूं कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूं, और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं। तो देन क्या उसमें उसके लिए उसको चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग। इसका बहुत ही बेहतर तरीके से अगर वो यूज़ कर सकता है तो एग्ज़ाम में और बेहतर कर सकता है। कि हो सकता है जिस इंसान से उसने सजेशन मांगे थे उस एग्जाम में उस इंसान ने 10 किताबें पढ़ के यूपी टेट का एग्जाम निकाला हो, लेकिन यहाँ पे वो क्रिएटिविटी देखेगा कि वो उन 10 किताबों में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ लेगा।
सारी 10 किताबें नहीं पढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसकी क्रिएटिविटी हो जाएगी कि उसने उन 10 किताबों को पूरी ना पढ़ के सिर्फ उससे बेस्ट टॉपिक्स को निकाल के पढ़ा और एग्जाम में उस बंदे से 20% एक्स्ट्रा नंबर भी उसने पा लिए। तो वो ये क्या था, ये उसकी क्रिएटिविटी थी। आप प्री स्कूल के बच्चे में, आपको भी प्री स्कूल के बच्चों के साथ भी इसी तरीके से पेश आना, इसी तरीके से चीजें उनको बतानी है कि इफ उनको आप वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे उनको क्रिएटिविटी। आप वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, उनको बोरिंग लग रहा है, देन उनको अगर कुछ अच्छा पढ़ाना है तो जो वर्ड हैं उनके हिसाब से उनको प्रत्यक्ष रूप से आप चीजें दिखा के पढ़ा सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चीजें बता के पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। आप उनको फील्ड में, इन्वायरमेंट में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा सकते हैं, इन्वायरमेंट में जाके उनको दिखा के चीजें कि इस वर्ड का ये मतलब है, इस चीज का ये मतलब है। इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनमें पढ़ने की ललक भी बढ़ेगी, इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो और अच्छे से समझ के पढ़ पाएंगे। सो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, ये टर्म आपको अब क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं अगले लाइफ स्किल क्या है। अब आता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, सॉरी, क्रिटिकल थिंकिंग। देन हम क्रिटिकल थिंकिंग पर जब आते हैं तो इसमें मेनली जो है ये किसी को किसी मुद्दे, सूचना की स्थिति, आवश्यकता, दूसरों द्वारा की गई सिफारिशों का मूल्यांकन और आलोचनात्मक रूप से देखना सीखना होगा। दूसरे के बयानों या दबावों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए या बहकना नहीं चाहिए। देन हम अगर यूपी टेट का एग्जाम्पल लेके अगर चल रहे हैं तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी। पहले प्रॉब्लम आई, फिर उसने थिंकिंग किया, क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग किया, देन उसने सॉल्यूशन भी लिए, उसने पूछा भी कई लोगों से, फिर थोड़ा उसने क्रिएटिविटी भी लगाई, अपनी क्रिएटिविटी भी लगाई। सारी चीजों को देख के जब समझ में आया तो उसको लगा कि मुझे खुद में एक थिंकिंग लेवल अपना और अच्छा डेवलप करना चाहिए। देखना चाहिए कि हो सकता है उन भैया ने मुझे गलत बता दिया है, शायद हो सकता है उन्होंने उन किताबों को अध्ययन नहीं किया है लेकिन फिर भी वो अच्छे अंक पा गए और मुझे उनसे उन्होंने मुझसे झूठ बोल दिया है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो ये उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है कि वो उन सारे एक्सेप्ट को सोच के समझ के चल रहा है और अपने आप को उस लेवल पे ले जा रहा है कि दूसरे के बयानों या दबावों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए या बहकना नहीं चाहिए। इस चीज का मेनली मतलब यही ही है कि दूसरे का बयान, दूसरे उसने उन्होंने बताया कि मैंने ये किताबें पढ़ी, मैंने इस कोचिंग में पढ़ाई की है, तभी मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया था। बट एज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, उसकी थिंकिंग लेवल अच्छी है, तो वो क्रिटिकल लेवल लेवल पे भी सोच रहा है, क्रिटिकल लेवल पे भी सोच रहा है कि जो उन्होंने बताया हो सकता है वो चीज़ें गलत हो, और जो उसने उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो शायद सही नहीं है, या आवश्यकता है दूसरों के द्वारा की गई सिफारिशों का मूल्यांकन रचनात्मक रूप में देखना सीखना होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मेन मतलब यही है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग लेवल पे और क्रिएटिविटी के लेवल के बाद जब आप सारी चीज़ों को मिला जुला के एक अपना थिंकिंग का लेवल अप कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, प्रॉब्लम थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो इन सारे एक्सेप्ट का मतलब यही है कि आप इन सब सारी चीज़ों को देख के ही उस चीज़ पर डिसीजन लेना है, उस चीज़ को सोचना चाह रहे हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अब तक पहुंची है वो ठीक है कि नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग का मेन मतलब यही है। तो आपको ये टर्म अब क्लियर हो गई होगी, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। आगे चलते हैं, आत्म जागरूकता। सो आत्म जागरूकता का इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ अवेयरनेस। सो व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? स्वयं किसी की क्षमताओं और सीमाओं के बारे में अंतर्दृष्ट होना बहुत आवश्यक है। किसी की ताकत और कमजोरियां, उचित आत्मसम्मान उपस्थित होना चाहिए। स्वयं के बारे में हीन भावना और शिष्टता दोनों ही हानिकारक हैं। इस टर्म का बहुत ही बेहतर मतलब है, इसका आपको सीटेट के एग्जाम में भी
काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा तो आपको सेल्फ अवेयरनेस से क्वेश्चन बनता हो सकता बने, क्योंकि इस टर्म के बारे में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं लोग। तो यूपी टेट का एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि एक बच्चा है, उसको यूपी टेट एग्ज़ाम पास करना है और उसको लाइफ स्किल में उसके पास क्या क्या होनी चाहिए जिससे वो इस एग्जाम में बेहतर कर सकता है। तो अब हम 5वें नंबर पर पहुंचे हैं जब, तो यहाँ पे आ रहा है सेल्फ अवेयरनेस। बाकी 4 टर्म जो हम बात कर चुके हैं उनको यहाँ पे देख के चलेंगे सेल्फ अवेयरनेस में अब क्या है। यूपी टेट के एग्जाम के बारे में जब उस बच्चे ने बात की, थिंकिंग, उसके पास ये प्रॉब्लम आई, उसने सॉल्व किया, डिसीजन लिया, क्रिएटिविटी लाई और क्रिटिकल थिंकिंग भी कर ली, क्रिटिकल सीटी उसने सीटी भी कर लिया, क्रिटिकल थिंकिंग भी कर ली कि हो सकता है मेरे पास जो जानकारी पहुंची है वो गलत है, लेकिन वो अब यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। ये बहुत ही गलत है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस वो हो रहा है। सॉरी, क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। वो ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है? उसको लग रहा है जो इन्फॉर्मेशन दी है ये यूपी टेट का एग्जाम ही तो है, इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, इन्होंने हो सकता कोचिंग भी नहीं की, इन्होंने ऐसे ही पास कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस टर्म को बोला गया स्वयं के बारे में हीन भावना, ये भी गलत है कि मैं यूपी टेट एग्जाम पास ही नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने पास कर लिया, वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, उनको बहुत आता था इसलिए उन्होंने पास कर लिया, बट ये भी गलत है। अब सेकेंड टर्म ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस है वो, अरे इन्होंने इन्होंने जब पास कर लिया तो मैं भी पास कर लूंगा, ये भी बहुत ही गलत चीज है। ये इस लेवल पे अगर वो सोच रहा है तो ये उसके लिए बहुत ही निगेटिव चीज हो जाएगी। निगेटिव किस लिए हो जाएगी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ों को सही से स्टडी नहीं करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और एग्जाम में फेल कर जाएगा, तब उसके अंदर हीन भावना भी डेवलप हो जाएगी और वो डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है, स्वयं किसी की क्षमताओं और सीमाओं के बारे में अंतर्दृष्ट होना बहुत आवश्यक है। किसी की ताकत और कमजोरियां दोनों चीजें ही जरूरी हैं, किसी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, आपको पता होना चाहिए। यूपी टेट एग्जाम की कमजोरियां क्या है, ताकत क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी इंसान के बारे में भी कोई चीजें हैं तो आपको उसकी पावर क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, बट आपको भी हीन भावना में नहीं जाना कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ या मैं इस चीज़ में मैं ही सिर्फ बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये भी काफ़ी गलत है। तो प्री स्कूल के बच्चों को भी आपको यही सब समझाना है कि अगर कोई बच्चा होमवर्क अच्छा कर रहा है, क्लास में अच्छा है, तो सिर्फ आप उस ही बच्चे पे फोकस नहीं करना है, बाकी बच्चों पे भी फोकस करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करें तो बाकी बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाएंगे और वो बच्चा जिसकी आप ज़्यादा जिसकी तरफ आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपने पूरे क्लास को ही तहस नहस कर देंगे आप। वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बेकार हो जाएगा, फेल कर जाएगा आगे चल के एग्जामों में, और जो बाकी बच्चे हीन भावना वो हीन भावना की वजह से बेकार हो जाएंगे, वो भी जाके एग्जाम में आगे फेल कर जाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस की बात आती है। ये भी एक टर्म है, लाइफ स्किल में आता है, मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेन है उनको ही इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे बात आती है बैलेंस की, कि आपको बैलेंस बना के रखना है, कि आपको बच्चों को एक तरीके से हीन भावना की तरफ भी नहीं जाने देना है और श्रेष्ठता ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी नहीं जाने देना है। तो इस हिसाब से आपको ये पूरे टर्म बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगली टर्म पे, सहानुभूति, सिंपैथी। इसको एम्पैथी भी बोलते हैं। दूसरों के विचारों, अनुभवों और भावों को सहानुभूति के साथ समझना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखना चाहिए और प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यहाँ पे अब बात हो रही है कि यूपी टेट का एग्जाम में वो ओवर कॉन्फिडेंस जब बच्चा हुआ वो फेल कर गया। अब उससे कोई मिलने उसका दोस्त आता है और वो नहीं समझ रहा है, वो पहले से एग्जाम पास था, वो वही भैया उससे मिलने आए जिन भैया ने उसको बताया था कि तुम ये बुक्स पढ़ लो, ये कोचिंग में ज्वाइन कर लो, ये कोचिंग करो, यहाँ से तुम पास हो जाओगे। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसने उनकी बातें नहीं मानी। अब वो भैया उनसे मिलने आए तो एग्जाम में जब फेल कर गया था, बेचारा बैठा है।
तो भैया आते हैं और उन्होंने, अब वो समझे नहीं उसकी चीज़ें कि एग्ज़ाम फेल कर गया, मैं अगर इससे वो ज़्यादा वैसी बातें करूंगा तो बेचारा हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए। उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, विचारों, अनुभवों, भावों को सहानुभूति के साथ समझना चाहिए, इन चीज़ों को उन्होंने नहीं समझा और स्वयं को उसकी स्थिति में भी नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर कर लिया था। तो और प्रतिक्रिया उनको उसी हिसाब से देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से वो स्टूडेंट स्ट्रेस फील करता है और वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। सो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और आपको भी लाइफ में ऐसे अगर सिंपैथी दूसरों को स्थान पर खुद को रख के देखें, समझें कि अगर कोई बच्चा स्कूल लेट आ रहा है, स्कूल में देरी से आ रहा, होमवर्क नहीं कर रहा है, होमवर्क करके नहीं ला रहा है, अपने आप को साफ सफाई में भी ध्यान नहीं दे रहा अपने ऊपर, या फिर बुक्स को ठीक से नहीं रखता है, या बैग नहीं लाता, या फिर वो टीचरों का सम्मान नहीं कर रहा है वो बच्चा, तो आपको एकदम से डायरेक्ट रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रॉब्लम्स का पता लगाने की जरूरत है, अपने आप को उसकी जगह पर रखने की जरूरत। हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली में कोई ध्यान देने वाला ना हो, फैमिली में हो सकता है समझाने वाला ना हो, बड़े ना हो, बड़े बुजुर्ग ना हो, जिसकी वजह से वो सभी सारे रिएक्शन कर रहा हो। तो आपको डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करना है कि आप सीधा उसको दंडित करने लगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। सारे प्रॉब्लम्स को देख के, सारे पहलुओं को समझ के उसी हिसाब से आपको प्रतिक्रिया देनी है। सो यहाँ पे बोला गया है इन द एक्सेप्ट ऑफ अदर्स, दूसरे के लिए, कि अगर कोई बंदा डाउन फील कर रहा है तो आपको उसको सिंपैथी देना है, सी देयर वर्ल्ड, उनके चारों तरफ के समाज को आपको देखना है, अप्रिसिएट देम एज ए ह्यूमन बीइंग, उनको मनुष्य के रूप में आपको अप्रिसिएट करना है, उनको जज नहीं करना है। जज नहीं करेंगे आप कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम यूपी टेट का एग्जाम अब तो कभी पास ही नहीं कर पाओगे, ऐसा उनसे नहीं बोलना है, जिसकी तरह से हो सकता है वो डिप्रेशन में चले जाए, आगे चल के वो डिप्रेशन उनकी सुसाइड का कारण भी बन सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है आज, इस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता है। अंडरस्टैंड फीलिंग, आपको उनकी फीलिंग्स को समझना है, उनकी फीलिंग्स को समझे। हो सकता है वो, अगर आप उसको अप्रिसिएट करेंगे, अच्छा बताएंगे, अच्छा फील कराएंगे, अरे हो सकता है एक बार एग्जाम फेल कर गए तो अगली बार आप एग्जाम में पास कर जाएंगे, जिससे उसकी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम को टैकल करने की, अगली बार वो बेहतर करने की कोशिश भी करेगा। कम्युनिकेट अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन को डेवलप करें। अगर कोई डाउन फील कर रहा है, उसको सिंपैथी की जरूरत हो, उससे बात करें, उसको कम्युनिकेट करें, उसको समझाएं, अप्रिशिएट करें। और यही चीज़ सेम आपको प्री स्कूल के किसी भी बच्चे के साथ करनी है। अगर बच्चा इस तरीके की स्थिति में फंसा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो आपको इसी तरीके से आपको टैकल करना है। ये टर्म आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, पारस्परिक संबंध। सेवेंथ नंबर पे जो आता है वो है आपका पारस्परिक संबंध, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन में बोला गया है, अधिकांश व्यक्तियों के साथ एक उपयुक्त मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और बनाए रखने का कौशल विकसित करना चाहिए। आवश्यक दूरी बनाकर सत्तापूर्ण परेशानी वाले व्यक्ति को प्रतिबंधित करने का कौशल भी सीखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि जब वो बंदा जो स्टूडेंट था, यूपी टेट का एग्जाम फेल कर गया, उससे वो भैया मिलने भी आए, उन्होंने काफ़ी उससे डाउन बातें फील करवाई, उनको सिंपैथी ना देकर, एम्पैथी ना देकर उनको काफ़ी ऐसी चीज़ें बोल दी जिससे वो काफ़ी डाउन हो गया, उसको स्ट्रेस हो गया कि हो सकता है मैं आप अभी ये तो एग्जाम कभी मैं पास कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे बोला गया है अधिकांश व्यक्तियों के साथ एक उपयुक्त मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और बनाए रखने का कौशल विकसित करना चाहिए। तो ये टर्म अगर उस स्टूडेंट पे अप्लाई करके हम देखते हैं कि अगर उस स्टूडेंट ने कोई एक अच्छा मित्र चुना होता, अच्छा अपना गाइडेंस देने वाला व्यक्ति चुना होता, तो शायद आके वो उनको उसको अप्रिसिएट करते कि अरे कोई बात नहीं, इस बार एग्जाम फेल कर गए, आप अगली बार एग्जाम जरूर पास करेंगे और एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो ये चीज उसके साथ ना होके उसके साथ निगेटिव हुआ। तो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को लाना है जो आपको अप्रिसिएट करें आपकी फेलियर में, आपकी सक्सेस में।
क्योंकि जब इंसान सक्सेसफुल होता है तो सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट एग्जाम जब फेलियर की इंसान जब फेलियर की तरफ बढ़ता है तो कोई भी लोग उसका साथ नहीं देते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, भले ही उसमें वो काबिलियत हो, उसमें वो चीज़ें हों, बट वो इंसान सिर्फ रिजल्ट की तरफ देखता है कि इस बंदे ने ये चीज़ नहीं हासिल कर पाई या ये चीज़ नहीं पा पाई, एग्जाम में फेल कर गया, तो ये किसी के लायक नहीं है, कुछ करने के लायक ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सेकेंड टर्म भी इसमें बोली गई, आवश्यक दूरी बनाकर सत्तापूर्ण परेशानी वाले व्यक्ति को प्रतिबंधित करने का कौशल भी सीखना चाहिए, ये स्किल भी जरूरी है। अब अगर इस स्टूडेंट के अंदर जो रिपीटेड एग्जाम फेल किया था, हम एग्जाम्पल जिस स्टूडेंट का लेके चल रहे हैं, उसने उन भैया के से दूरी बना के रखता और एक कोई अच्छा मित्र बनाता या अच्छा गाइडेंस किसी को बनाता, तो हो सकता है वो एग्जाम पास कर जाता और अच्छा कर पाता। लेकिन गलती तो यहाँ पे इसकी खुद की थी, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। बट ऐसा एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, तो इस टर्म को बारे में समझने के लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि उसको एक अच्छे गाइडेंस, अच्छे व्यक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए था, ना कि एक ऐसे व्यक्ति की तरफ जो उससे सत्तापूर्ण व्यवहार और परेशानी उसके सामने खड़ी कर दी, उसको बुरा भला कह दिया, उसको डाउन फील करवा दिया, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा और उसको सिंपैथी ना देकर उसको डिप्रेशन की तरफ बढ़ा दिया। तो ऐसे व्यक्ति से हमें भी दूर रहना चाहिए। और प्री स्कूल के बच्चों पे भी ये चीज़ लागू होती है। इफ अगर कोई क्लास में बच्चा है, क्लास 2 का या क्लास 3rd का या क्लास 4th का, कोई भी बच्चा है, अब अगर कोई बच्चा उसको परेशान कर रहा है, दो उस लड़ाई हो रही है, डाउन फील करवाता है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है, उसको परेशान करता है, रोज वो बच्चा पढ़ने आ रहा है स्कूल में, उसको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उसने स्कूल आना बंद कर दिया, तो आपको देखना है, आपको समझाना है कि आपको दूसरे बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं बोलना है, एक दूसरे से मित्रता व्यवहार करना है, एक दूसरे को परेशानी में नहीं डालना है, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों को जब आप बच्चों को समझाएंगे तो उनमें एक मैत्रीपूर्ण भावना प्री स्कूल से ही डेवलप होगी, जो उनकी आगे लाइफ में एक स्किल के तौर पे बन जाएगी, उनके व्यवहार में वो चीज़ दिखेगी, आगे चल के वो सभी लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, था और जो उनकी लाइफ में परेशानियां लाते हैं उन लोगों से वो दूरी बना के भी रखेंगे। तो ये टर्म आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगली टर्म पे। अगली टर्म है, इसको बोला गया है अच्छा संचार, मीन्स गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन यहाँ पे मतलब सीधा सीधा है, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के कामकाज में अच्छा संचार कौशल मौखिक और गैर मौखिक बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भावनाओं और भावनाओं का संचार आवश्यक है। फॉर मेंटली हेल्थ, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनका अगर हम दबा के रखते हैं, उनको अपने अंदर बिठा के रखते हैं, वो चीज़ें हमें डिप्रेशन की ओर ले जा सकती हैं, तो उनको उन चीज़ों को हमें दूसरों से शेयर करना चाहिए। एज अ एग्जाम्पल, हम जब यूपी टेट के स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब वो बंदा फेल कर मतलब स्टूडेंट फेल कर चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, वो उन भावनाओं को दबा के रखा है, दबा के बैठा है और वो नहीं समझ पा रहा मैं क्या करूं, बट उसको एज अ फ्रेंड अपने किसी दोस्त के साथ उन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। और उन चीज़ों को अगर जब वो उससे शेयर करेगा तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी बताएगा, मैंने क्या गलतियाँ की एग्ज़ाम में, मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर पाया, मैंने ऐसी क्या कमियाँ रह गई, मैंने किन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाया। तो इन सब चीज़ों को जब वो उस फ्रेंड से शेयर करेगा तो उसके अंदर जो भावनाएं बैठ गई थी, जो अंदर रह गई थी, वो सारी बाहर निकलेंगी और वो अपने आप में अच्छा फील करेगा। इस वजह से वो अगली बार जब एग्जाम में बैठेगा, अगली बार एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोशिश करेगा तो उसमें वो अच्छा कर पाएगा। सो गुड कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है कि हमें आसपास के लोगों से, अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, चीज़ें शेयर करनी चाहिए एक दूसरे से एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर भी करनी चाहिए, जिससे लोग मेंटल हेल्थ में काफ़ी अच्छा फील कर पाएँ और आप भी मेंटली मेंटली हेल्दी फील कर पाएंगे। इससे होगा कि आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे अच्छी तरीके से
लड़ पाएंगे, उनसे अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। सो प्री स्कूल के बच्चों के लिए जब हम इस चीज़ को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को, इस टर्म को अप्लाई करते हैं प्री स्कूल के बच्चों को, तो होता क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जिसमें जिनके घरों में माँ बाप में डेली लड़ाई होती है या कुछ भी घर में प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा काफ़ी दबा दबा समय समय रहता है, क्लास में आके बैठता है। उससे जब कोई टीचर क्वेश्चन, आप या आप एज ए टीचर उससे क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपको नहीं आंसर नहीं देता, वो शांत रहता है, वो नहीं बोलता है कुछ। तो आप उसकी प्रॉब्लम का पता लगाएंगे, उससे पूछेंगे, उससे कम्युनिकेट करेंगे, उससे कोशिश करेंगे जानने की कि बेटा क्या हुआ है आपके साथ, आप इतना गुमसुम क्लास में क्यों रहते हो। तो इन सब चीज़ों को जब गुड कम्युनिकेशन आपके अंदर होगा, ये स्किल होगी आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन करने की, आपको बच्चा हो सकता है नहीं बताए, आपको उससे निकलवाना है, उससे पूछना है कैसे निकलवाएं उस चीज़ को, कि वो क्या फील कर रहा है, उसके अंदर क्या है, वो क्यों नहीं बताना चाह रहा है, वह क्लास में क्यों नहीं बोलता, उसके फ्रेंड क्यों नहीं क्लास में, वो होमवर्क करके क्यों नहीं ला रहा है, या आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं या प्रश्न करते हैं, उसका जवाब, उसका उत्तर वो बच्चा क्यों नहीं दे रहा है। तो जब आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन, अच्छे संचार की स्किल होगी, अच्छे संचार का कौशल होगा, तो आप उस बच्चे से प्रॉपर तरीके से पूछ पाएंगे कि बेटा आपके साथ क्या हुआ है और आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। तो गुड कम्युनिकेशन की स्किल आपकी यहाँ काम आएगी, और उस बच्चे को भी बताएंगे कि गुड कम्युनिकेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मतलब अच्छे संचार के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सो आपको ये टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगली टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेस, तनाव का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। किसी के तनाव को प्रबंधित करने के उचित और स्वस्थ तरीके शारीरिक और मानसिक विकारों की रोकथाम में बहुत मददगार होते हैं। उचित और स्वस्थ मतलब प्रॉपर एंड हेल्दी, किसी के तनाव, स्ट्रेस, प्रतिबंधित, प्रतिबंधित के लिए बोल सकते हैं डिलीट बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, तरीके शारीरिक और मानसिक विकारों, फिजिकली या मेंटली जो डिसेबिलिटीज हैं, रोकथाम में बहुत मददगार होते हैं। तो एज ए एग्जांपल, जब हम यूपी टेट के स्टूडेंट का एग्जांपल लेके जो चल रहे हैं शुरू से, ये स्टूडेंट जब फेल कर गया, वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ा, तो उसको तनाव हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा। उसने अपने मित्र से भी बात की, उसको बताया अपनी भावनाओं के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने सब कुछ शेयर किया कि मैं एग्जाम में फेल कर गया हूँ, बट उसका जो स्ट्रेस है वो उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है कि एज अ स्टूडेंट मैं अच्छा नहीं कर पाया, एक अच्छे तरीके से मैंने तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से मैं एग्जाम में फेल कर गया। तो एज अ स्टूडेंट वो जिस व्यक्ति के पास गया, उससे उसने पूछा कि मुझे क्या 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 करना चाहिए था, क्या नहीं, और उसको प्रॉपर चीज़ें नहीं वहाँ से मिल पाई। तो ये बंदा यहाँ से स्ट्रेस फील कर रहा है, ये स्टूडेंट यहाँ से स्ट्रेस फील कर रहा है कि उसको समझने में दिक्कत हो रही थी, समझने में दिक्कत हो रही कि इस स्ट्रेस से वो दूर कैसे जा पाए, इस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले। तो इससे लड़ने के लिए उसको ये करना है, ये करना चाहिए, सॉरी। हाँ, तो हम स्ट्रेस पे जब बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जब यहाँ पे स्ट्रेस फील कर रहा था, डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको अपने एक मित्र से उसने बात की थी कि वो यहाँ पे काफ़ी डाउन फील कर रहा है, काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहा है। लेकिन उसके मित्र ने उसको समझाया समझाया बुझाया काफ़ी उसको कि आप ऐसा ऐसा करें, एग्जाम में और अभी अच्छा कर पाएंगे आप। तो स्ट्रेस से टैकल करने की जो स्किल है इस स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जाएगी, जिससे वो स्ट्रेस को टैकल कर पाएगा और अपने तनाव का प्रबंधन बहुत अच्छे मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करेगा और एग्जाम में बेहतर करने की कोशिश करेगा। इस तरफ वो काफ़ी अग्रसर होगा, जिसकी वजह से वो
लाइफ में और भी बेहतर कर पाएगा। एज अ टीचर जब आप यही चीज प्री स्कूल के बच्चे पे, प्री स्कूल के स्टूडेंट पे अलाउ करते हैं तो आपको जब आपने पिछला एग्जांपल जब हम ले रहे थे कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो बात नहीं करता है, काफ़ी गुमसुम रहता है, उस बच्चे की बात कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ जब स्किल की तरफ आप देखते हैं तो आपको ये फील होता है कि हाँ उस बच्चे को शायद कुछ स्ट्रेस है, उसको मैनेज करना नहीं आ रहा है, घर में प्रॉब्लम्स है, माँ बाप उसके लड़ते रहते हैं, घर में काफी किसी भी अलग तरह की प्रॉब्लम जिसकी वजह से उस बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, और उस स्ट्रेस की वजह से वो उसकी क्लास को इफेक्ट कर रहा है और वो पढ़ाई में प्रॉपर तरीके से नहीं चीजें कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्लास में अच्छा होते हुए भी एज अ स्टूडेंट, एज अ रीडिंग, एज अ स्किल ऑफ स्टूडेंट वो अच्छा है क्लास में, बट इन सब चीज़ों की, इन सब स्ट्रेस की वजह से वो क्लास में अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो जब आप उस बच्चे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस कुछ प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, तो आप कुछ सजेशन देते हैं, उचित एंड स्वस्थ, प्रॉपर एंड हेल्दी उसको सजेशन देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस से बाहर निकल पाता है और वो अपनी क्लास में बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा और आगे लाइफ में एज ए स्किल वो इस चीज़ को यूज़ कर पाएगा। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं हम अगली टर्म पे, भावनाओं का प्रबंधन। जो 10 नंबर लाइफ स्किल WHO ने बताई है वो है भावनाओं का प्रबंधन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। किसी की नकारात्मक भावना को प्रबंधित करने के उचित और स्वस्थ तरीके शारीरिक और मानसिक विकारों की रोकथाम में एक लंबा रास्ता तय करते हैं। सेम है, पिछला वाला जो टर्म था उसी में थोड़ा सा यहाँ पे नकारात्मक भावनाओं को, नेगेटिव इमोशन को यहाँ पे डाल दिया गया है। बाकी जो पिछले में टर्म में मैंने जो जो बताया वहाँ पे आप मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, उस बच्चे को जो स्ट्रेस हो रहा है, उस बच्चे को जो एंगर फील हो रहा है, इम्पेशंस हो रहा है, हेजिटिटी हो रही है, फुरी हो रही है, व्रेथ हो रहा है, आउटरेज हो रहा, अनोइनेंस हो रही है, जो एंगर, हॉस्टाइल, पिक्यू, टेंडर, डिसप्लीजर, वॉयलेंस, बच्चा वॉयलेंट भी हो रहा है, वो किसी क्लास में बोलता नहीं है और किसी से भी लड़ाई कर लेता है, कभी भी वो टीचर से भी लड़ जाता है, उसके अंदर एक स्ट्रेस की वजह से जो चीज़ें अंदर क्रिएट हो गई उसकी वजह से उसका बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ इमोशन का मेन मतलब ही यही है कि जब आपके इमोशन मैनेज नहीं होंगे तो आपके अंदर चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे, आप स्ट्रेस की तरफ बढ़ जाएंगे और आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा दूसरों के प्रति। आप कुछ भी बिहेव करेंगे, आप खुद से उम्मीद करना छोड़ देंगे कि मैं किस तरीके का बिहेव करूंगा दूसरे के साथ, आपको खुद पता नहीं होगा ये चीज़ें। अब अगर हम यूपी टेट के बच्चे के एग्जाम्पल लेके जो चल रहे थे, ये बच्चा स्ट्रेस को compete नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसके इमोशन का मैनेजमेंट जो था वो डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से इसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आए और वो काफ़ी चेंजेस के बाद वजह से एग्ज़ाम में तो फिर पढ़ाई से भी काफ़ी दूरी बन गई धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर चला गया। अब आपको एज ए टीचर अपने बच्चे के ऊपर, जब क्लास में किसी बच्चे के ऊपर अप्लाई करके ये चीज़ देखते हैं कि किसी बच्चे के उसके घर पे लड़ाई हो रही है या उसकी घर पे चीज़ें ठीक नहीं है, उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्लास में चीज़ें अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, तो आपने उसकी प्रॉब्लम का पता लगाया, उसको स्ट्रेस से लड़ने की तकनीकें बताई, उसको उचित और अच्छे मैनेजमेंट बताया जिससे वो उनसे लड़ पाया और क्लास में बेहतर कर पाया, अपने इमोशन को कैसे टैकल करना है, अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखना है, जिससे आए वो लाइफ में बेहतर कर पाए। एज अ टीचर आपको ये सब पता होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है इस क्लास में आपको एक एक टर्म को अच्छे से समझाने की। हो सकता है कुछ गलत अगर मैंने बताया हो या कुछ भी गलतियां कर दी हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करके चीज़ों को बताया जाए।
अब लास्ट में जब हम देखते हैं यहाँ पे एंडिंग थिंकिंग एड और परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण कुछ बिंदु, जो मैंने ये लास्ट में कुछ चीजें इंक्लूड की हैं जो लाइफ स्किल के टर्म में ही आएंगी। सभी के प्रति मित्रवत और दयालु बने, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों को प्यार और स्नेह दिखाएं। एज अ मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, चीज आपको दूसरों के साथ फॉलो करनी चाहिए। वहाँ अच्छे हाव भाव, बात और व्यवहार की सराहना करें। अगर आपसे कोई अच्छी बातचीत करता है, आपका स्टूडेंट है यार, आपसे कुछ भी पूछता है, अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसकी सराहना करें, उसको प्रेज करें, जिसकी वजह से वो और भी दूसरों के साथ भी उसी तरीके का व्यवहार करेगा। जब वे दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे बचें, हो सके तो उनकी मदद करें। अब आपका स्टूडेंट कोई अगर इस तरीके की हरकत करता है जो आपको अच्छी नहीं लगती क्लास में, तो उससे बचें कि ये आप उसको दंडित नहीं कर सकते, बट उसकी हेल्प करें उस चीज़ में कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको प्रॉब्लम को समझें। आपको उसके जगह पे खुद को रख के देखना है। संसाधनों को साझा करें। एज अ टीचर कोशिश करेंगे बच्चों को क्रिएटिव चीज़ें करवा पाएँ। आपके पास भी कोई चीज़ें हैं जिनकी वजह से दूसरों की मदद हो सकती है, तो दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और बच्चों को भी बताएं कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, किसी कोई इरेजर लेके नहीं आया, पेंसिल लेके नहीं आया या बुक्स, तो उनको शेयरिंग की चीज़ें बताएं कि एक दूसरे से चीज़ें वो शेयर करें, जिससे उनसे हेल्दी फ्रेंडशिप क्रिएट होगी और वो लाइफ में आगे भी अच्छा कर पाएंगे। यदि मतभेद हैं तो समायोजित करें। दो बच्चों में लड़ाई हो गई है तो दोनों को समझाएं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप के लिए बोलें, एक दूसरे से कोशिश करें कि ऐसा ना करे आगे चल के वो। कुछ सामान्य गतिविधियां करें। जनरल जनरल अवेयरनेस में एनवायरमेंटल वर्क, जनरल अवेयरनेस में एनवायरमेंटल वर्क करें, सामान्य गतिविधियां करें, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएं, जिससे वो बाहर के वातावरण से कनेक्ट हो पाएं, चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से देख पाएं। अच्छे संचार को प्रोत्साहित करें जो परिवार के सदस्यों के बीच सद्भाव लाता है। गुड कम्युनिकेशन बोला गया है फिर से यहाँ पे। बच्चों को अच्छा संचार में गुड कम्युनिकेट करने की तरफ प्रोत्साहित करें, जो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उसी तरीके से बात करेंगे। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलना, सबको क्या करना क्या नहीं करना, ये ऐड करके मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, जो आपको एज अ टीचर भी काफ़ी चीज़ें फॉलो कर आप मदद करेगा, जिसकी वजह से आप बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। बाकी आपको इस चैप्टर में सारी चीज़ें अब क्लियर होगी। मैंने एक एक टर्म को, जो WHO ने 10th स्किल्स बताई थी, मैंने एक एक टर्म को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके बताया है। अब आप चाहें तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं। बाकी PDF में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से फाइल को, जिसमें आपको कंपाइल करके एक ही PDF में ये चीज़ मिल जाए, तो हो सकता है उसमें टाइम लगे। अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करके लिख लें। बाकी अगली क्लास में हम इसका चैप्टर 2, जो पार्ट 2 में होगा, अभिवृत्ति, प्रबंधन, ये लाइफ स्किल का ही है एक पार्ट। इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे बात करेंगे। ये काफ़ी छोटा होगा, 2 टर्म हैं, 2 टर्म्स होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसी पे थ्योरी पे बात करनी है हमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बात करेंगे। बाकी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बाकी सेशन को शेयर करें सभी लोगों के साथ। एज अ थ्योरी वाइज मैंने आपको पूरा डिफाइन करके इसमें बताया है, और जो MCQ होंगे वो हम आप नेक्स्ट क्लास में, जब अभिवृत्ति प्रबंधन की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम MCQ करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।